ये तो मेरा लिखा हुआ है, आप भी प्रयास करें ताकि आपका आंसर राइटिंग अच्छा होगा। मैं लिखूँगा तो मेरा अच्छा होगा, इसमें आपका क्या फ़ायदा है। इसलिए हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब भी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। आपकी ही तरह मैं भी एक परीक्षार्थी हूँ। मुझे भी इस बार 70th बीपीएससी क्लियर करना है और उसके लिए आंसर राइटिंग बहुत ज़रूरी है। मैंने सुना और पढ़ा भी है कि लगातार अभ्यास से ही कोई सफल बन सकता है। इसलिए ज़्यादा नहीं, कम से कम एक प्रश्न तो डेली लिखना ही चाहिए। कम से कम एक प्रश्न। और हाँ, आंसर राइटिंग की कुछ बातों की जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। बेसिक है आंसर राइटिंग के लिए। सबसे पहले प्रश्न के मतलब कीवर्ड को देखना है। कीवर्ड जैसे कि यहाँ पर कीवर्ड क्या है, पटना कलम चित्रकला। तो कीवर्ड और क्या देखना है, टेल वर्ड यहाँ क्या है, उल्लेख करें। ठीक है। उसके बाद एक अच्छा सा, दूसरा नंबर में एक अच्छा सा और कम शब्दों में भूमिका तैयार करना है। क्या तैयार करना है, भूमिका। ज़्यादा शब्दों में नहीं, बस लेकिन अच्छा होना चाहिए, कम शब्दों में। उसके बाद तीसरा नंबर पे आता है मेन बॉडी। मेन बॉडी में वही चीज़ लिखना चाहिए जो कि मतलब क्वेश्चन में खोज रहा है। जैसे इस क्वेश्चन में क्या खोज रहा है, परिचय खोज रहा है और विशेषता खोज रहा है। इसलिए मेन बॉडी एक अच्छा होना चाहिए। उसके बाद लास्ट का आता है एक निष्कर्ष। निष्कर्ष में आमतौर पर लोग मतलब आगे की सोच की, आगे की राह को लिखते हैं, लेकिन यह ज़रूरी नहीं कि मतलब कि सारे क्वेश्चन में मतलब निष्कर्ष लिखना ही चाहिए। लेकिन लिखने से कोई दिक्कत भी नहीं है, इसलिए आप लिख सकते हैं। ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन कल दिया गया था। आप लोग लिखे होंगे तो ठीक है। ये तो मेरा लिखा हुआ है, आप भी प्रयास करें ताकि आपका आंसर राइटिंग अच्छा होगा। मैं लिखूँगा तो मेरा अच्छा होगा, इसमें आपका क्या फ़ायदा है। इसलिए आप भी प्रयास ज़रूर करें। देखते हैं कि मतलब मैंने क्या लिखा है और फिर आपने क्या लिखा है, दोनों को आप मतलब कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। क्वेश्चन है पटना कलम चित्रकला। पटना कलम चित्रकला का परिचय देते हुए इसके प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करिए। तो यहाँ पर कीवर्ड क्या है, पटना कलम चित्रकला। पटना कलम चित्रकला, फिर क्या है, इसका परिचय देना। ठीक है। उसके बाद इसका प्रमुख विशेषता को बताना है। तो देखते हैं मैंने क्या लिखा है, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। बिहार की प्रमुख चित्रकलाओं में से एक है पटना कलम चित्र शैली। ये जन सामान्य की जीवन की लघु चित्रांकन है, जिसे हाथ से कागज एवं हाथी के दांत पर बनाए जाते थे तथा इसका विकास पटना के आसपास के क्षेत्रों में 18वीं से 20वीं शताब्दी के मध्य हुआ है। ठीक है। इस शैली की संक्षिप्त परिचय एवं विशेषताएं निम्नलिखित है। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में संरक्षण विहीन हो चुके मुगल चित्रकार दरबार से निकलकर देश के विभिन्न भागों में चले गए। वहीं पर एक शाखा बंगाल के नवाब के द्वारा संरक्षण पाया, लेकिन ज़्यादा समय तक नहीं। तत्पश्चात नवाब से भी संरक्षण विहीन होने के बाद वे कलाकार अपनी आजीविका के लिए पटना के आसपास चले गए और वहां आम जनता के जीवन शैली को चित्रण कर बेचने लगे। यही चित्रण की शैली पटना कलम चित्रकला के नाम से प्रसिद्ध हुई। फलतः ये चित्रकार मुगल दरबार से संबंधित थे। ब्रिटिश का भी प्रभुत्व बढ़ रहा था, इसलिए इस चित्रकार आम जीवन का शैली का चित्रण कर रहा था।
चित्रण करने लगे। यही कारण है कि पटना कलम चित्रकला पर मुगल शैली, ब्रिटिश शैली एवं स्थानीय शैली का प्रभाव साफ साफ देखा जा सकता है। अब इस शैली की प्रमुख विशेषताएं जो कि आगे लिखा हुआ है। इसकी प्रमुख विशेषताओं में पहला क्या है? प्राकृतिक चित्रण। प्राकृतिक चित्रण मतलब क्या? मतलब प्राकृतिक वस्तुओं का प्रयोग। जानवरों में जैसे मतलब सुअर हो गया, गिलहरी हो गया, इसके क्या है? बाल से बने ब्रश का प्रयोग करते थे। और रंगों के लिए किसका? नीले रंग के लिए कपास या पलाश की फूल का प्रयोग करते हैं। पीले रंग के लिए पियरी मिट्टी से का प्रयोग करते थे। हरे रंग के लिए सेम का पत्ती, सेम का पत्ती। काले रंग के लिए जौ को जलाकर प्रयोग करते थे। इसलिए इसे क्या कहते थे? प्राकृतिक चित्रण कहा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, विशेषता इसकी क्या है? स्थानीय जीवन शैली। स्थानीय जीवन शैली का चित्रण करते थे। चित्रकारों ने वहाँ आम जीवन का चित्रण किया। जैसे मतलब मछली बेचती हुई औरत, पालकी उठाए हुए कहार, खेत जोतता हुआ किसान, बढ़ई, लोहार आदि इसी तरह का प्रयोग किया। इसलिए इसे स्थानीय जीवन शैली चित्रण कह सकते हैं। नेक्स्ट, सजीव चित्रण। सजीव चित्रण इसे मतलब क्यों कहा गया? क्योंकि जो भी मनुष्य का चित्र बना रहे थे तो ऊंची नाक, गहरी आंख, पतले चेहरा, इससे लग रहा था जैसे एकदम सामने ही देख रहे हैं। इसीलिए इसे बोला गया सजीव चित्रण। नेक्स्ट, चित्रकारों ने वहाँ की पर्व त्योहार, विवाह आदि का भी चित्रण किया। जैसे दिवाली, होली, मुस्लिम के विवाह आदि का चित्रण किया। इसलिए उसे वहाँ के स्थानीय के लोगों के पर्व त्योहार, शादी विवाह का भी चित्रण किया। अगला विशेषता इसका क्या है? इसके अलावा पशु पक्षियों, पेड़ पौधों का भी चित्रण देखने को मिलता है। ये हो गया इसके विशेषता। अब देखते हैं इसके प्रमुख कलाकार कौन कौन थे। कलाकार यानी कि मतलब चित्रकार कौन कौन थे। चित्रकाल में प्रमुख में आते हैं सेवक राम, शिवदयाल लाल, हुलास लाल, जयराम दास, ईश्वरी प्रसाद वर्मा आदि के नाम इसमें अमर हो गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अब आता है एक अच्छा सा निष्कर्ष के बारे में। निष्कर्ष में लिखे हैं वर्तमान सरकार को एक सकारात्मक प्रयास करने की ज़रूरत है। पटना कलम शैली जो आज संग्रहालयों के चार दीवारियों के अंदर मृत प्राय हो चुकी है, उसे पुनः जीवनदान देकर मधुबनी पेंटिंग की तरह ही विश्व पटल पर अपना परचम लहराने का मौका प्रदान कर सकती है। यह सरकार को एक तरह से मतलब सुझाव है जो दिया गया, जो कि निष्कर्ष में इसी तरह से आमतौर पर होता है। तो ये तो रहा मेरा आंसर, जो कि एक छोटा सा लिखे हैं। और हाँ, यदि अगले क्वेश्चन आप भी मतलब जानना चाहते हैं कि मतलब क्वेश्चन कहाँ है, तो इसी चैनल के कम्युनिटी वाले पोस्ट पे देखिएगा तो वहाँ पे आज का क्वेश्चन मिल जाएगा। उसे आप भी मतलब प्रयास कीजिए और लिखिए। उसके बाद कम से कम ज़्यादा नहीं, डेली एक एक क्वेश्चन दिया जाएगा, आप भी लिखिए। प्लस अपने दोस्तों को भी बोलिए, उनके पास भी शेयर कीजिए। अगर कुछ अच्छा लगे या फिर कुछ ख़राब भी लगा होगा तो आप कमेंट में अपना सुझाव दे सकते हैं। धन्यवाद।